नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल इश्योग एजुकेशन में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल 21 तक डिस्कस कर लिया था और आर्टिकल 22 का मैंने बस इंट्रोडक्शन दिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में बताता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, गिरफ्तारी से संरक्षण। देखिए, जो भी गिरफ्तारी होती है ये हमारा दो तरीके से किया जा सकता है। द फर्स्ट वन इज पुनिटिव डिटेंशन एंड द सेकंड वन इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। पुनिटिव डिटेंशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं दंडात्मक और प्रिवेंटिव डिटेंशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं निवारक निरोधन। देखिए, ये पुनिटिव डिटेंशन है, ये जब भी कोई अपराधी अपराध कर देता है तो अपराध के बाद पुलिस जब उसे अरेस्ट करती है तो ये पुनिटिव डिटेंशन के तहत, और जब कभी पुलिस को डाउट हो जाए या गवर्नमेंट को डाउट हो जाए कि यह व्यक्ति आगे अपराध करने वाला है तब उसे अरेस्ट कर लिया जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत। प्रिवेंटिव डिटेंशन हम लोग समझेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं पुनिटिव डिटेंशन को। लिसन फर्स्ट, ये पुनिटिव डिटेंशन में बताता है यदि कोई व्यक्ति अपराध कर दिया है तो उसके बाद अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। सपोज दैट कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का अपराध किया है, यदि पुलिस उसे अरेस्ट करेगी तो पुलिस के पास एक अरेस्ट वारंट होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया कि सबसे पहले पुलिस तभी अरेस्ट कर सकती है जब पुलिस के पास अरेस्ट वारंट होगा। तो ये मत भूलिएगा कि क्या पुलिस के पास यदि अरेस्ट वारंट है तो क्या वो अरेस्ट नहीं कर सकती है, तब भी अरेस्ट कर सकती है पुलिस, लेकिन वो फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन का पार्ट आ जाएगा जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे बस कुछ देर के बाद। पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। यदि पुलिस किसी को भी पुनिटिव डिटेंशन के तहत अरेस्ट कर रही है तभी पुलिस के पास अरेस्ट वारंट होगा। नेक्स्ट आता है पुनिटिव डिटेंशन में क्या, ये बिल्कुल बोल दिया गया है, यदि पुलिस किसी को अरेस्ट करती है प्रेजेंटेशन ऑफ गिल्टी विद इन 24 आवर, पुलिस किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के बाद यदि उसे अरेस्ट की है तो पुलिस की ये जिम्मेदारी है या फिर बोल सकते हैं ये उसकी ड्यूटी है कि उस अपराधी को 24 आवर्स के अंदर रिप्रेजेंट करना होगा कोर्ट में। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो टाइम 24 आवर्स है, यहां पर ट्रैफिक के टाइम को एक्सक्लूड किया हुआ है। सपोज कीजिए यदि कोई व्यक्ति अमेरिका में क्राइम किया है और उसे फिर इंडिया में लाया जाएगा तो हम लोग वहां पर ट्रांसपोर्टिंग टाइम को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो ये हमारा 24 आवर्स में प्रेजेंटेशन। द थर्ड आता है कि जब कोई अपराधी ने अपराध कर दिया तो वो अपने बचाव के लिए एडवोकेट रख सकता है, वकील रख सकता है। यदि हमारे संविधान में यह भी लिखा हुआ है यदि कोई व्यक्ति गरीब है, उसके पास उतना पैसा नहीं है कि वो एडवोकेट हायर करे, तो फिर उसे कोर्ट सरकारी वकील मुहैया कराती है। लेकिन ये बात अलग है कि अक्सर सरकारी वकील अपने केस हार जाते हैं, क्योंकि वो केस जीते ना जीते इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। उनका एक सैलरी फिक्स होता है कि उन्हें वो सैलरी मिलेगा ही। तो ये था हमारा पुनिटिव डिटेंशन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ये प्रिवेंटिव डिटेंशन। इस प्रिवेंटिव डिटेंशन में सबसे पहले ये समझ लीजिए, यदि कोई व्यक्ति अपराध करने से पहले, अब थोड़ा डाउट आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपराध करने से पहले पुलिस को या गवर्नमेंट को पता चल गया कि ये व्यक्ति अपराध करने वाला है। तो लिसन, याद कीजिए जब आर्टिकल 370 और 35A को हटाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन से, तो महबूबा मुफ्ती जो वहां की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और शेख अब्दुल्ला के ही वंशज चले आ रहे हैं, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, तो उन लोगों को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। तो ये हाउस अरेस्ट, क्या उन लोगों ने उस समय कोई अपराध किया था? नहीं, उस समय उन लोगों ने कोई अपराध नहीं किया था, उसके बावजूद उन लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। आखिर क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को, वहां के पुलिस को डाउट था कि अब आर्टिकल 370 और 35A हट चुका है, तो आर्टिकल 35A को जोड़ने वाले ही व्यक्ति थे शेख अब्दुल्ला, राजा हरि सिंह के प्रधानमंत्री, और शेख अब्दुल्ला के ही वंशज चले आ रहे हैं ये फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला। तो इन लोगों पर डाउट था कि ये लोग समाज में अराजकता फैला सकते हैं अपने भड़काऊ भाषण के थ्रू। तो पुलिस ने क्या किया, उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत बिना अरेस्ट वारंट के उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन ये बात है कि उन्हें जो अरेस्ट किया गया था ये नहीं कि उन्हें उठाकर सीधा जेल में डाल दिया गया, उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया था। लेकिन किसी को सीधा उठाकर जेल में भी डाला जा सकता है बिना अरेस्ट वारंट के प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत। तो ये तो गया विदाउट अरेस्ट वारंट कर सकती है। और एक इसमें सबसे मेन पॉइंट आता है, देखिए पुनिटिव डिटेंशन में क्या था, यदि पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया है तो पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि उसे 24 आवर्स के भीतर कोर्ट में प्रेजेंट कर देना है। बट यदि कोई व्यक्ति प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत पकड़ाया है तब उससे ये कंफर्म हो गया कि वो महाशय 3 महीने तक एकदम कंपलसरी उन्हें रहना ही होगा जेल में। 3 महीना से पहले वो अपने लिए कोई वकील हायर नहीं कर सकते हैं। तो इस कानून पर थोड़ा कुछ उस समय व्यंग्य किया गया या आज भी होता है कि ये बिल्कुल याद कीजिए रॉलेट एक्ट 1919 का। सर रॉलेट ने ये ला दिया था रॉलेट एक्ट। इस रॉलेट एक्ट को बोला जाता है बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून। तो सोच के देखिए, ये रॉलेट एक्ट की तरह तो है, हाँ बिल्कुल ये है तो रॉलेट एक्ट की तरह,
लेकिन ये रॉलेट एक्ट नहीं है, ये लाना भी जरूरी था, क्योंकि आप बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं कि मैंने बताया भी आप लोगों को, आर्टिकल 370-35 में जब जम्मू कश्मीर से हटाया गया तो वहां पर महबूबा मुफ्ती फिर फारूक अब्दुल्ला इन लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, ताकि ये लोग भड़काऊ भाषण देकर के समाज में अराजकता न फैला सके। तो ये था हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन में ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो 3 महीना का टाइम है, ये एडवाइजरी कमेटी के एडवाइस के बाद इसको और एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं कि 3 महीना ही, 3 महीना के आगे भी एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन ये तो कंपलसरी कि मिनिमम 3 महीना तो रहेगा ही, लेकिन मैक्सिमम कितना दिन रहेगा ये कोई इसका बारे में बोला नहीं यार। अब हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, इस प्रिवेंटिव डिटेंशन पे बहुत सारे रूल्स आगे फर्दर बनते चले गए। सबसे पहला आता है ये हमारा पीडीए। पीडीए का फुल फॉर्म है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। ये आया था 1950 में, बट इसे 1969 में खत्म कर दिया गया, क्योंकि इसमें कुछ डिमेरिट्स है। देखिए, ये नॉर्मली होता है कि जब कुछ रूल्स लॉज आते हैं तो उसमें कुछ डिमेरिट्स रहते हैं, तो फिर उसे हमारी संविधान एक्सक्लूड भी कर देती है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर देख सकते हैं, 1 by 1 मैं सभी को डिस्कस करूंगा। तो ये तुम्हारा पीडीए हो गया। नेक्स्ट हमारा आया था आसवा। आसवा का फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोविजन एक्ट। ये हमारा 1958 में आया था और ये अभी तक है टिल नाउ। देखिए, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये बेसिकली उन इलाकों में होता है जो आतंकवादी क्षेत्र इलाका है। जैसे आपका सपोज कीजिए जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा आतंकवादी हमलाएं होती है, फिर आपका नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, तो उन सब जगह ये आसवा कानून लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इस कानून के तहत कोई भी पुलिस, हमारी आर्मी किसी के घर रात 2 बजे भी जा सकती है सर्च के लिए। यदि उन्हें डाउट हो जाएगा कि यह व्यक्ति किसी आतंकवादी को पनाह दे रहा है तो उसके घर में जाकर सर्च कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए आसवा अभी भी टिल डेट है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यूएपीए। यूएपीए का मतलब है अनलॉफुल प्रिवेंटिव एक्टिविटीज। ये भी हमारा 1967 में आया था और ये भी अभी तक टिल है। इसका मतलब हुआ यदि कोई व्यक्ति कोई अनलॉफुल काम करता है तो उसे भी इसी प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अरेस्ट किया जा सकता है बिना अरेस्ट वारंट का। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट मिसा एक्ट। मिसा एक्ट हमारा आया था 1971 से लेकर 1971 में आया, फिर ये 1977 में खत्म कर दिया गया। क्यों? इसका क्योंकि सबसे ज्यादा मिसयूज हुआ। देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछेगा मैक्सिमम मिसयूज किस चीज का हुआ है, किस एक्ट का, तो याद रखिएगा मैक्सिमम मिसयूज हुआ है इस मिसा एक्ट का। देखिए, इस मिसा एक्ट के तहत क्या बोला जाता है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। इसका मिसयूज कर ली थी इंदिरा गांधी। हुआ क्या था, ये मिसा एक्ट के तहत ही वो मतलब अपोजिशन के जितने भी लीडर्स हैं उन लोगों पर प्रिवेंटिव डिटेंशन का चार्ज लगा करके उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। जब उन्हें अरेस्ट कर लिया गया तो वो लोग जो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, तो सर्वाधिक मिसयूज हुआ है इस मिसा एक्ट का। यहां पर मिसयूज कर देते हैं, मैक्सिमम मिसा मिसयूज, ये मैक्सिमम मिसयूज इसका हुआ है, इसलिए इसे हटा दिया गया 1977 में। नेक्स्ट आता है हमारा एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इसे हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, शॉर्टकट में हिंदी में बोलिएगा तो रासुका। ये होता है कि यदि मतलब देखिए, कोरोना में बहुत ज्यादा ये देखने को मिला था कि लोग अक्सर डॉक्टर पर थूक देते थे, मतलब, तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने एक व्हिप जारी किया कि भाई जो कोई भी डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार करेगा तो उसके ऊपर सीधा एनएसए लगा दिया जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। और जहां ये लगा तो पहले तो एकदम आराम से 3 महीने तक जेल में रहिए, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या यदि एडवाइजरी कमेटी ने ये अलाउड कर दिया कि नहीं इसको भी और दिन रखिए, तो फिर वो और भी दिन रह सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये 1980 में आया था और ये अभी तक है टिल डेट। ये एनएसए याद रखिएगा, मिसा मैक्सिमम मिसयूज हुआ है, एनएसए बहुत सबसे ज्यादा बार लगाया गया है। ठीक है, मैक्सिमम मिसयूज, मैक्सिमम अप्लाइड, एनएसए। नेक्स्ट आता है हमारा टाडा एक्ट। टाडा एक्ट हमारा आया था 1985 में, बट इसमें भी कुछ कमियां थी जिसको कि 1995 में इसलिए इसे हटा दिया गया। टाडा का फुल फॉर्म है टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। ठीक है, नेक्स्ट इसी के बाद आ गया था पोता। ये भी मतलब पीओटीए, ये 2001 में आया था, बट इसे भी 2004 में खत्म कर दिया गया, क्योंकि इसका भी मिसयूज हो रहा था। हद तो तब हो गया कि जब गुजरात में एक महज 14 साल के लड़के को अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, तो इसलिए इसे भी मिसयूज कर दिया, मिसयूज नहीं मतलब इसे भी एबोलिश कर दिया गया, हटा दिया गया 2004 में। ठीक है, तो ये हमारा था आर्टिकल नंबर 22 जो हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखिए डिस्कस कर लेते हैं आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 और 24 बोलता क्या है, ये हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध हमारा अधिकार। देखिए इसमें क्या क्या बोला गया है, थोड़ा ये ज्यादा कुछ टफ नहीं है, बट टफ तो नहीं है, बट ये सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है। देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं, ये आपका आ जाएगा फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन।
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 हमें बतलाता है ये बैन लगा दे रहा है, बैन लगा है, बैंड ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब आप किसी भी तरह के मनुष्य का व्यापार नहीं कर सकते हैं। बैंड ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, बंधुआ मजदूर, इस पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है। आप बंधुआ मजदूर नहीं रख सकते। पहले के समय क्या होता था, यदि किसी किसान ने किसी जमींदार से कर्ज ले रखा है और वह किसान यदि नहीं चुका पाया कर्ज, तो उसे किसान को जिंदगी भर उस जमींदार के यहाँ मजदूरी करना पड़ता था। और हद तो तब हो जाता था, उस किसान के बाद उस किसान के बेटे को भी उसके यहाँ मजदूरी करना पड़ता था कि भाई तुम्हारे पिता ने मुझसे कर्ज लिया था और अभी तक उन्होंने चुकाया नहीं है, तो अब तुमको भी मेरे यहाँ मजदूरी करना था। इसलिए बैन लगा दिया गया फोर्स्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर। किसी भी मनुष्य का खरीद बिक्री नहीं हो सकता है आर्टिकल 23 के तहत। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 23 हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल नंबर 24। ये सीधा समझिए, ये बैन लगा दिया, प्रतिबंध है चाइल्ड लेबर पर, बैन ऑन चाइल्ड लेबर। कोई भी चाइल्ड जिनका उम्र 14 इयर्स से कम है, उन किसी भी तरह के इकोनॉमिकल एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं होंगे। यदि कोई चाइल्ड 14 इयर्स से बिलो है और वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी में इंडल्ज है, तो उस बच्चे पर तो कोई केस नहीं होगा, बल्कि उस बच्चे को देखा जाएगा तो उसे वहां से हटा करके उसे अच्छे जगह स्कूल वगैरह में एडमिशन करा दिया जाएगा। भाई अभी आपका उम्र पढ़ने लिखने का है तो पढ़िए। लेकिन यदि उस बच्चे से कोई गलत काम, गलत नहीं मतलब किसी भी तरह का इकोनॉमिकल काम करवा रहा है, तो उस व्यक्ति पर आर्टिकल 24 के वायोलेशन के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और यह मुकदमा जो दर्ज होगा, यह दीवानी मुकदमा नहीं, यह फौजदारी मुकदमा दर्ज हो जाएगा। देखिए ये भी बतला देते हैं, ये दीवानी मुकदमा और फौजदारी मुकदमा क्या होता है। दीवानी मुकदमा वैसे मुकदमा कहते हैं जिस मुकदमा पर आपको जेल नहीं होगा, आपको बस सिंपली पेनाल्टी भरना होगा, फाइन भरना होगा। जैसे देखिए अभी हमारे यहाँ कोरोना चल रहा है, कोरोना में सरकार की बहुत सारी गाइडलाइंस है, यदि आप उस गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं तो आपके ऊपर फौजदारी का मुकदमा नहीं लगाया जाएगा, आपके ऊपर दीवानी मुकदमा लगेगी, आपके ऊपर फाइन लगेगी, आपको पेनाल्टीज वगैरह भरना होगा। फौजदारी मुकदमा उन्हीं केसेस पे लगता है जो जघन्य अपराध हो, जैसे मर्डर हो, रेप हो, चोरी हो, डकैती हो, अटेम्प्ट टू मर्डर हो, तो इन सब में फौजदारी मुकदमा, इन सभी में आप जेल जा सकेंगे। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक जो हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, ठीक है, धार्मिक अधिकार जो हमें देता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्टिकल 25 टू 28 और आर्टिकल 29, 30 और 31, ये मतलब 31 तक हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिर आर्टिकल 32 के लिए मैं एक फिर से स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आर्टिकल 32 थोड़ा लंबा है, तो 24 से 25 मिनट का वीडियो बन जाएगा सिर्फ आर्टिकल 32 पर। ओके, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी तरह के डाउट और क्वेरी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में।